स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में मैक्सवेल सर। तो हम आज एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एग्रीकल्चर के जितने भी आपके रिलेटेड चैप्टर्स थे, जितने भी उसमें कवर हो रहे हैं, सबके बारे में हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। इन वन शॉर्ट वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। साथ ही करंट अफेयर्स के बारे में भी बात करेंगे हम इस वीडियो के एंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड हमारा सिल्वीकल्चर क्या होता है, उसके स्कोप क्या होते हैं, उसके बारे में फटाफट से हम बात कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर को कृषि बोला जाता है। तो एग्रीकल्चर क्या होता है कि ऐसा हमारा साइंस एंड आर्ट है जिसके थ्रू हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारे कृषि है वो ऐसी विद्या है जिसके थ्रू हम अपने जो हमारे पौधे हैं, जो हमारी क्रॉप्स हैं, उन सबको हम ग्रो करा जाता है और उसको हम फूड के लिए, फाइबर के लिए, फ्यूल के लिए और अदर प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि वो हमारे भोजन के लिए, वो सारा राशन जो है हमारे भोजन के लिए, रेशों के लिए और इन सब चीज़ों के लिए उसको यूज़ करा जाता है, ठीक है। इसका स्कोप क्या होता है, यानी कि इसका यूज़ क्या होता है। तो ये फूड ग्रेन्स बनाने के यूज़ आता है, जैसे राइस और व्हीट हो गया, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होता है क्योंकि कोई अपने खेत में अगर किसी को काम के लिए दे ही रहा है, जैसे कि ये अगर मेरा खेत है, अब इसमें मेरे अगर मजदूर लगे हुए हैं तो वहाँ से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। दूसरा, जो भी मैं इस खेत में उगा रही हूँ, जब मैं उसको बेच रही हूँ तो वहाँ से भी वो मेरी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। और रॉ मटेरियल मिल रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, जैसे कि हमारे को गन्ना मिलता है जो शुगर की इंडस्ट्री होती है उसके लिए, जूट मिलता है हमारे को टेक्सटाइल्स के लिए, हमारे या फिर फाइबर्स के लिए, ठीक है। तो हमें रॉ मटेरियल भी यहाँ से मिलता है। देन आता है हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री को कृषि वनिकी भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो मेरा एक कॉमन लैंड है, यही मेरा कॉमन लैंड जो है ये ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए भी यूज़ होता है। इसी में मेरे ट्रीज़ भी उगाए जाते हैं और इसी में मेरी क्रॉप्स भी लगाई जाती हैं, ठीक है। तो जब मेरे जो क्रॉप्स हैं और जो मेरे ट्रीज़ हैं इनको साथ में उगाया जा रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके लाइफ स्टॉक्स वगैरह भी जो है वो चारा वारा भी अपना सब साथ में ही चल रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका स्कोप क्या होता है, यानी कि इसके बेनिफिट्स हमारे को क्या क्या और इसके यूजेस हमें क्या होता है। इससे हमारी इनकम जो होती है वो बढ़ती है और जो हमारी सॉइल है, जो इंसान है, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पहले वाले केस में अगर मुझे इस वाले जो जो मेरा खेत था, मेरे को इस वाले लैंड से सिर्फ एक टाइप का मेरे को वो मिल रहा था, अनाज मिल रहा था। मान लो मुझे सिर्फ यहाँ पे सोयाबीन की मेरी जो है फसल वो लग रखी थी, ठीक है। अब अगर उसके साथ में मैंने लीची के या आम के पेड़ लगा दिए तो मुझे तो वहाँ से फ्रूट्स भी मिलेंगे, तो मैं उन फ्रूट्स को भी आगे बेच सकते हैं। तो वहाँ से क्या होगा, हमारा इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सॉइल इरोजन कम करने में ये हेल्प करता है क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो हमारी सॉइल को बाइंड करके रखती है, ठीक है। देन यहाँ से हमारे को फ्यूल वुड मिलता है, टिम्बर मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, मतलब कि जलाने के लिए जो हमें लकड़ी होती है, ईंधन वाली जो लकड़ियाँ होती है वो हमें मिलती है, ठीक है। कुछ काम होता है जो लकड़ी का, टिम्बर हमारे को वहाँ से मिलती है, ठीक है। और हमारे को फल भी मिलते हैं। देन आता है हमारा सिल्वीकल्चर, जिसको हम वन रोपण बोलते हैं, वन रोपण विज्ञान। अब इसमें क्या होता है हमारा कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पे हम फॉरेस्ट को उगाते हैं, ट्रीज़ को हम उगाते हैं और उनका हम देख रेख करते हैं, ठीक है। उनकी देख रेख करते हैं, उन्हें मैनेज करते हैं। इसमें हम पेड़ों को उगाते हैं, ठीक है। जितने भी पेड़ होते हैं वहाँ से हम वन बनाते हैं, मतलब बहुत सारे पेड़ों को लगाकर आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनता है। एंड देन उसके बाद उसको मैनेज करा जाता है, उसको अच्छे से ग्रो करा जाता है, ठीक है। इसका स्कोप क्या है हमारा, इससे हमारा फॉरेस्ट जो है उसका कंजर्वेशन होता है, यानी कि हम जो वन है उसको हम संरक्षण प्रोवाइड करते हैं और इसी से हमारे को टिम्बर भी मिल सकता है, मतलब कि हमें जो लकड़ी होती है वो भी मिलता है, रेजिन हमारे को मिलता है, ठीक है। और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी प्रोटेक्ट होती है क्योंकि यहाँ पे जब हम पेड़ लगा रहे हैं, जब हम वहाँ पे वनीकरण कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके मल्टीपल टाइप ऑफ एनिमल्स और आपकी मल्टीपल टाइप ऑफ बर्ड्स और अलग अलग टाइप के आपके जो पौधे होते हैं वो भी उगना चालू करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आता है आपका कि फर्टिलाइजर्स के बारे में, कि भाई हमारे फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं और जो हमारे मैनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं हमारे, वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हमारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपके पोटास में जो पोटास होता है उसमें रिच होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये जो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमारे जो प्लांट्स हैं, जो हमारी क्रॉप्स हैं, उनको मिलते हैं, ठीक है। हमारे 3 टाइप के आपके फर्टिलाइज़र्स होते हैं। एक हमारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स होते हैं जिनमें हमारा नाइट्रोजन होता है, जैसे कि हमारा यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट। देन हमारे फॉस्फेटिक वाले होते हैं जिसमें आपका फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको हम सिंगल सुपर फॉस्फेट भी बोलते हैं। ये एग्जाम्पल्स जो हैं ये नाम के एग्जाम्पल्स आपके, ठीक है। देन आपका पोटेसिक होता है, पोटेसिक यानी कि जिसमें आपका पोटास प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो म्यूरेट ऑफ पोटास जो होता है आपका, ये एक काइंड ऑफ आपका फर्टिलाइजर है,
ठीक है। अब यूज़ क्या होता है फर्टिलाइज़र्स का, ये जो हमारा क्रॉप का यील्ड है, मतलब कि जो हमारा उपजाऊपन है, जो हमारी क्रॉप बन रही है, ठीक है, उसकी उपज को ये इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। देन क्या होता है कि ये फास्ट एक्शन करते हैं, लेकिन ये सॉइल को डिग्रेड कर देते हैं। मतलब कि आज मैंने इस वाले लैंड पे अपने फर्टिलाइज़र को डाला है, ठीक है, मैंने आज इस लैंड पे फर्टिलाइज़र को डाला, तो कल तो मेरी जो क्रॉप है वो अच्छा यील्ड करेगी, लेकिन आज से 3 साल 5 साल 10 साल बाद ये जो मेरी सॉइल है ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, इसमें मैं कुछ और नहीं डाल पाऊंगा। और इसके साथ साथ क्या होता है कि इसमें हमारे वो भी होते हैं, सॉइल पोल्यूशन भी होता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे इनऑर्गेनिक एंड केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। जो हमारे मैनर्स होते हैं, यानी कि जो हमारे खाद होते हैं, मैन्योर भी कोई लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, जो हमारी खाद होती है ये हमारी टोटली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो कि आपका एनिमल वेस्ट से या फिर जो हमारे प्लांट के रिमेन्स होते हैं वहाँ से ये हमारे को मिलते हैं, ठीक है। तो यानी कि जैसे अगर आपका गोबर हो गया या पत्तियाँ आदि हो गया, इन सब से, और जो आपके जो एनिमल्स होते हैं उनका जो मल मूत्र होता है, उससे हमारे जो मैनर्स होते हैं, जो हमारी खाद होती है वो बनाई जाती है। ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा फार्म यार्ड मैनर, एक होता है कॉम्पोस्ट, और एक होता है हमारा ग्रीन मैनर, ठीक है। अब इनमें अंतर क्या होता है, जो फार्म यार्ड मैनर होता है हमारा, ये आपका मेजरली गोबर और जो हम गोबर से मिलके बना होता है फार्म यार्ड मैनर, ठीक है। अब गोबर आपके गाय का गोबर भी हो सकता है, भैंस का गोबर हो सकता है, आपके हाथी का गोबर हो सकता है, या जो भी आपके लाइफ स्टॉक एनिमल्स है उनके गोबर से, उनके मलमूत्र से आपका फार्म यार्ड मैनर बनता है। कॉम्पोस्ट जो होता है आपका, इसमें आपका जो आपके लाइफ स्टॉक होते हैं उनका मलमूत्र होता है, साथ ही में आपका जो किचन वेस्ट होता है वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। जैसे मान लो कि भाई आपने कोई सब्जी छीली या आपने सब्जी काटी, उसका भी जो जो उसके छिलके थे वो सब भी आप कॉम्पोस्ट में डालते हो, ठीक है। ग्रीन मैनर क्या होता है आपका, जैसे सन हेम्प इसका एक एग्जाम्पल है। तो ग्रीन मैनर में क्या होता है कि आपने इस वाले खेत में जो भी चीज़ उगाई थी, ठीक है, अब जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल आपने कोई बेल यहाँ पे लगा रखी थी, आपने यहाँ पे कद्दू की बेल लगा रखी थी इस वाले खेत में, तो आपने जब कद्दू निकाल लिया तो भी जो उसकी वाइन्स होती हैं वो तो ग्रीन ही रहती है, मर तो जाती नहीं है, ठीक है। तो आपने उन वाइन्स को निकाला, उन वाइन्स को आपने उखाड़ा, एंड देन वापस से उसी खेत में उसको मिक्स कर दिया जब वो ग्रीन ही थे, तो इसलिए उसको ग्रीन मैनर बोलते हैं। अब इनसे क्या होता है आपका कि जो सॉइल की फर्टिलिटी और टेक्सचर है वो इम्प्रूव होता है। मतलब कि जो मिट्टी का आपका एक इन्वायरमेंट होता है, मिट्टी के अंदर का जो एक इकोसिस्टम होता है, जो उसके माइक्रोब्स होते हैं वो पूरे के पूरे बने रहते हैं, और उसकी फर्टिलिटी जो है, उसका जो उपजाऊपन है वो भी आपका इम्प्रूव करता है, ठीक है। साथ ही में कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है, इससे हमारा सॉइल इरोजन, सॉरी, जो हमारे सॉइल का पोल्यूशन है वो नहीं होता, सॉइल इरोजन भी ये आपका कम करती है, एंड साथ ही साथ में जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको भी ये आपका आगे पनपने में हेल्प करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि भाई हमारा इरिगेशन और ड्रेनेज क्या होता है, ठीक है। तो इरिगेशन का मतलब आपका सिंचाई होता है, और ड्रेनेज का मतलब आपका जल निकासी होता है। तो इरिगेशन और ड्रेनेज हमारी जो कृषि विद्या होती है, यानी कि जो हमारे एग्रीकल्चर होता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इरिगेशन क्या करता है कि ये क्रॉप्स को हमारे पानी सप्लाई करता है रेगुलर इंटरवल्स में, ठीक है। अब हमारा क्या होता है कि अलग अलग टाइप के हमारे इरिगेशन मेथड्स होते हैं। एक इरिगेशन मेथड और होता है जो कि मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, वो होता है आपका सरफेस इरिगेशन, ठीक है। सरफेस इरिगेशन में क्या होता है कि जो पानी है उसको ऐसे ऊपर से छोड़ दिया जाता है, और वो आपके ग्रेविटी के साथ में नीचे फ्लो करता है, और वो साथ में पौधों को पानी देता हुआ चला जाता है, ठीक है। देन आता है आपका कैनाल इरिगेशन। कैनाल इरिगेशन का मतलब होता है आपका नहर से करी जाने वाली सिंचाई। इसमें क्या होता है कि कोई भी रिवर या किसी रिजर्वायर से आपके जो कैनाल्स होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, एंड उसके थ्रू ही आपका जो खेत है उसमें सिंचाई करी जाती है, ठीक है। तो ये आपका कैनाल इरिगेशन होता है। देन आते हैं आपके ट्यूबवेल्स। अब ट्यूबवेल्स या फिर जो नॉर्मल वेल्स होते हैं, ये इरिगेशन के लिए कैसे हेल्प करते हैं, जिसको हम कुआं कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे किस तरह से हेल्प करते हैं कि ये ग्राउंड वाटर से आपका पानी को बाहर निकालते हैं। मतलब कि जो हमारे ग्राउंड में पानी होता है, ठीक है, जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है उसको ये बाहर निकालते हैं, उसको यूज़ करा जाता है आपका आगे सिंचाई के लिए, इरीगेशन के लिए, ठीक है। देन आता है आपका ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन आपका कैसा मेथड होता है? ड्रिप इरीगेशन में क्या होता है आपका कि जो पानी है आपका वो ड्रॉप बाय ड्रॉप सीधा आपके प्लांट की जो रूट है उस पे ही डाला जाता है। अगर ये मेरा ऐसे खेत है तो यहाँ पे मेरे पाइप्स होते हैं, और इनमें जहाँ पे मेरे प्लांट का रूट है ना, बस वहीं पे छेद होता है, और वहाँ पे से इसको सीधा 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 रूट पे पानी जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। ये आपका वाटर सेविंग के लिए सबसे बेस्ट होता है, इससे पानी आपका काफ़ी ज़्यादा बचता है, ठीक है, और सॉइल इरोजन भी नहीं होता।
देन होता है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन आपका क्या होता है कि जो पानी होता है वो ऐसे स्प्रे के थ्रू आपके पूरे के पूरे खेत में ऐसे ऐसे करके, जैसे रिवर, जैसे आपकी रेन होती है ना, उसको मिमिक करता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो है आपका पूरे खेत में आपकी सिंचाई करता है, ठीक है। देन आता है आपका ड्रेनेज। अब ड्रेनेज यानी कि जल निकासी। जल निकासी आपकी क्या होती है कि भाई जो हमारे खेत में एक्सेस पानी है, ठीक है, जो एक्सेस पानी है हमारे खेत में, उसको कैसे करके निकाला जाए। क्योंकि देखो, अगर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो वो जो पानी है आपका वो एक लिमिट पे ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारा जो पानी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेस वाटर जो है, तो उसको भी रिमूव करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए, ताकि हमारी वाटर लॉगिंग ना हो और जो हमारी रूट्स हैं वो हमारी रॉट ना हो, और जो हमारी सॉइल है उसमें ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो इसलिए जो ड्रेनेज है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसका, जो कि अभी हमने बात करा कि भाई जो हमारी रूट्स हैं उसको रॉट होने से ये प्रोटेक्ट करता है, हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारी सॉइल में पहुंचती रहती है, ठीक है। देन इसके कुछ हमारे मेथड्स हैं, कॉमन मेथड्स इसके क्या क्या है हमारे। पहला मेथड है हमारा इसका सरफेस ड्रेनेज। मतलब कि सरफेस ड्रेनेज में क्या होता है कि जो एक्सेसिव वाटर है हमारा सरफेस के ऊपर ही, वो सीधा सरफेस से ही आपका निकाल लिया जाता है हमारे स्लो डिचेस की वजह से, और जो हमारे नेचुरल स्लोप्स होते हैं उसके थ्रू वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। देन होता है आपका सब सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस ड्रेनेज में आपका क्या होता है कि पाइप्स वगैरह इंस्टॉल करे जाते हैं आपके अंडरग्राउंड, ताकि जो पानी हमारा सरफेस पे इकट्ठा हो रखा है वो वहाँ से बाहर निकल जाए, ठीक है। देन होता है आपका नेचुरल ड्रेनेज। नेचुरल ड्रेनेज में आपका क्या होता है कि भाई जो वाटर है आपका वो आपके खेत से सीधा जाके नेचुरली रिवर में जाके मिल रहा है और वहाँ पे वो कलेक्ट हो रहा है। फिर आपका एक आर्टिफिशियल ड्रेनेज होता है। आर्टिफिशियल ड्रेनेज हमारा क्या होता है कि ये मैन मेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब जैसे कि बीच में आपने पाइप डाल दिए, या आपने दो जो खेत है उनके बीच में एक छोटी छोटी कैनाल्स बना दी, जिससे कि पानी जो है एक्सेस वाटर वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाए, ठीक है। देन होता है आपका वर्टिकल ड्रेनेज। वर्टिकल ड्रेनेज में क्या होता है आपका कि वेल्स वगैरह जो होते हैं वो आपके ऐसे नीचे थोड़ा सा लोअर लेवल पे बना दिए जाते हैं, जिससे कि अगर इस खेत में मेरा पानी ज़्यादा हो रहा है तो वो जाके इस खेत में इकट्ठा हो जाए नीचे, ठीक है। देन होता है आपका स्लोप ड्रेनेज। स्लोप ड्रेनेज में क्या होता है कि इसमें हमारा जो लैंड है उसमें आर्टिफिशियल स्लोप्स आपके बनाए जाते हैं, जिससे कि जो पानी है वो नेचुरली डाउनवर्ड फ्लो करे एंड नीचे जाके या तो किसी वाटर बॉडी में मिल जाए, या फिर जो आर्टिफिशियल हमने वेल्स वगैरह क्रिएट करें वो वहाँ जाके आपका मिल जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कि भाई जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो क्या होती है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है हमारी, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम विदाउट किसी भी सिंथेटिक फर्टिलाइज़र के या फिर किसी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के हम उस पर फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि भाई हम जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स है, जैसे हमारा मैनर हो गया, कॉम्पोस्ट हो गया, हम इन सबको ही यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है आपका कि जो बायोलॉजिकल हमारा पेस्ट कंट्रोल है वो हम इस पर यूज़ करते हैं, मतलब कि जैसे लेडी बर्ड्स हो गई हमारी, ठीक है, हमारे जो कीट खाने वाली हमारी फिर हमारी बर्ड्स हो गई, उनका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो नेचुरल हमारे पेस्ट कंट्रोल होते हैं, ठीक है। फिर इसमें आपका क्रॉप रोटेशन और मिक्स्ड क्रॉपिंग भी आता है, मतलब कि अगर मैंने इस खेत में आज ए क्रॉप बोई है, तो जब ये ए क्रॉप को मैं काट दूंगी तो उसके बाद में यहाँ पे बी क्रॉप बो दूंगी, जिससे क्या हो कि भाई अगर जो मेरे ऐसे पेस्ट थे जो कि ए वाली क्रॉप को खाते हैं तो बी वाली पे जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है कि मैंने इसी खेत में अपनी ए और बी दोनों क्रॉप्स जो हैं, मैंने इसमें अपनी ए भी और बी, मैंने दोनों क्रॉप इसमें साथ में बो दी, जिससे कि जो मेरे पेस्ट है ना ए वाला पेस्ट पनप पाएगा ना बी वाला पेस्ट पनप पाएगा, ठीक है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हमारे कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि इशू करे जाते हैं, जो कि आपका APEDA एक हमारी बॉडी होती है, ठीक है। वो बॉडी जो है ये इशू करती है आपके सर्टिफिकेट्स, ठीक है। और ये इसलिए इशू करे जाते हैं ताकि आपका जो ऑर्गेनिक का स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करा जा सके, इंश्योर करा जा सके, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सीड्स की तरफ। तो सीड्स में क्या होता है कि भाई आपके सीड्स की क्लासिफिकेशन होती है कि आपके जो बीज है उनकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है, ठीक है। तो दो टाइप के हमारे सीड्स होते हैं, एक होते हैं मोनोकोटिलिडन्स, एक होते हैं डाइकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स होते हैं जिसमें आपका एक सिंगल कोटिलिडन होता है, यानी कि सिंगल एक बीज पत्र होता है, जैसे कि हमारा मेज़ हो गया, यानी कि जो हमारी मक्की का दाना होता है। डाइकोटिलिडन्स होते हैं जैसे कि हमारी बीन्स होगी, जो बीन्स होती है उसमें आपके दो बीज पत्र होते हैं, यानी कि दो उसमें कोटिलिडन्स होते हैं, ठीक है। देन अब सीड का स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारा कि सबसे बाहर पे आपका एक सीड कोट होता है, ठीक है। देन इसका ये कॉटिलिडन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपका एक एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो से हमारी प्लूमूल निकलती है जो कि हमारी शूट होती है और रेडिकल निकलती है जिससे कि आगे जाके हमारी रूट बनती है, ठीक है। एंड इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है सिर्फ मोनोकॉट्स में, जो कि हमारे जैसे मेज वगैरह हैं, तो इसमें ये आपका खाना स्टोर करके रखते हैं एंडोस्पर्म में अपना। जो हमारे डाइकोटिलिडन्स होते हैं उनका जो खाना होता है वो उनके दोनों के दोनों कोटिलिडन्स में ही स्टोर होता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सीड क्या होता है, ठीक है। अब हमारे पास 4 टाइप के मेजरली सीड्स होते हैं। एक होता है आपका ऑर्थोडॉक्स सीड। ऑर्थोडॉक्स सीड्स कैसे होता है भाई, जिनको हम काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे हमारा वीट वगैरह हो गया, ठीक है। फिर रिकैल्सिट्रेंट सीड्स होते हैं हमारे, जिसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते लंबे टाइम के लिए, जैसे कि मैंगो होता है। फिर आते हैं हमारे हाइब्रिड सीड्स। हाइब्रिड सीड्स का ये मतलब होता है भाई जो कि क्रॉस ब्रीडिंग करके बने जाते हैं, ठीक है। मतलब कि उसमें हमारी 2 ब्रीड जो है वो आपस में मिक्स करी जाती है जिससे कि उनको जेनेटिकली थोड़ा सा मॉडिफाई करा जाए, ठीक है। देन इसके बाद में आपका क्या होता है, इसके बाद में आपके जीएम सीड्स होते हैं। जीएम सीड्स होते हैं आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आपके क्या होते हैं कि उसमें हमारे कोई ना कोई जीन का सीक्वेंस जो होता है वो हमारा एडिट कर दिया जाता है, वो उसमें एडिशनली ऐड कर दिया जाता है जिससे कि उनको मॉडिफाई करके पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट बनाया जा सके या ड्रॉट के लिए रेजिस्टेंट बनाया जा सके, ठीक है। फिर डी होता है, फिर हम नेक्स्ट चीज़ जो आती है हमारी वो होती है सीड जर्मिनेशन। अब सीड जर्मिनेशन का मतलब क्या है कि बीज अंकुरण, ठीक है। तो सीड जर्मिनेशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो हमारा सीड है वो एक न्यू प्लांट में डेवलप होता है। उसके अंदर एम्ब्रियो जो होता है वो पनपता है, उसका जो हार्ड शेल होता है वो टूटता है, उसके अंदर के जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, उसका जो एम्ब्रियो है वो बनता है, ठीक है। अब हमारी 3 टाइप की मेजरली आपकी जर्मिनेशंस होती हैं। एक होता है आपका एपिजियल जर्मिनेशन, एक होता है हाइपोजियल और एक होता है विविपेरी। तो एपिजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि जो आपके कॉटिलिडन्स होते हैं वो आपके सॉइल के ऊपर आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे अपना कोई बीज बोया है, तो जब मेरी उसमें एपिजियल जर्मिनेशन हो रही है तो जो ये मेरे कॉटिलिडन्स है ये मेरी सॉइल के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। देन आपका हाइपोजियल जर्मिनेशन जो होती है उसमें आपके जो ये कॉटिलिडन्स होते हैं ये आपके ज़मीन के नीचे ही रहते हैं। विविपेरी में क्या होता है कि विविपेरी में जो आपका सीड है वो फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट हो जाता है। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरा मैंगो है और इसके अंदर मेरा बीज है, अगर ये अंदर ही अंकुरित हो गया तो उसको हम विविपेरी बोलते हैं, ठीक है। वैसे ये मैंग्रोव के केसेस में होता है, ये मैंने सिर्फ आपको इजीली एक्सप्लेन करने के लिए बताया। नेक्स्ट है हमारे पास में कि सीड की डोरमेंसी क्या होती है। तो भाई डोरमेंसी एक हमारा ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे हमारा जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं करता, भले ही उसको सूटेबल कंडीशंस भी मिले। अब सीड को जर्मिनेट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, उसको जर्मिनेट करने के लिए वाटर चाहिए होता है, उसको जर्मिनेट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, जर्मिनेट करने के लिए उसे वार्मथ चाहिए होती है, ठीक है। तो अगर उसको सारी की सारी कंडीशंस मिली हैं देन उसके बाद भी आपका सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है, यानी कि आपका जो सीड है वो डोरमेंसी में है, आपका जो बीज है वो आपका डोरमेंट हो रखा है, ठीक है। तो इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, इसका मेन कॉज होता है कि आपका जो सीड है उसका जो कोट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, जैसा लोटस के केस में होता है। तो लोटस का जो बीज होता है वो काफ़ी हार्ड कोट का होता है, तो इसकी वजह से उसको ऊपर से स्क्रैप करना पड़ता है, तब उसके बाद में उसके अंदर जो पानी है वो पेनिट्रेट करता है एंड देन उसके बाद में सीड आपका जर्मिनेशन की प्रोसेस जो है वो चालू करता है, ठीक है। दूसरा, अगर इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो रखा है, अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन हाई है उसमें हार्मोन का, तो उसकी वजह से भी आपका जो सीड है वो डोरमेंट रहेगा। दूसरा, जो एम्ब्रियो है उसका वो भी तक इमेच्योर है, उसका एम्ब्रियो पूरा पनप नहीं पा रहा है, ठीक है। अब डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए क्या क्या होता है, डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए हमारा एक स्कैरिफिकेशन का प्रोसेस होता है जिसको मैंने अभी भी बताया कि भाई सीड कोट को खुरच दिया हमने, ठीक है। दूसरा होता है हमारा वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन में क्या होता है कि इसको कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो हमारे बीज हैं उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर पे रखा जाता है जिससे कि उसमें जो आपका एम्ब्रियो है उसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो सके, उसके एंजाइम्स की एक्टिविटी भी स्टार्ट हो सके, ट्रिगर हो सके, ठीक है। इसके बाद में आपका गिबरलिन्स का यूज़ करा जाता है। गिबरलिन्स आपके हार्मोन्स होते हैं जो कि आपके एम्ब्रियो के ग्रोथ को, आपके डोरमेंसी को तोड़ने में काम करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम क्रॉप प्रोडक्शन की ओर। तो क्रॉप प्रोडक्शन में हमारा क्या होता है कि भाई जो क्रॉप प्रोडक्शन है हमारा,
इट इज़ मेजरली अब यहाँ पे हम आपके बात कर रहे हैं कि भाई जो क्रॉप है हमारे वो कौन से टाइप की सॉइल में और कौन से क्लाइमेट में आपके उगते हैं, ठीक है। तो मेजरली हम इसी चीज़ के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राइस यानी कि धान। तो राइस जो होता है आपका, ये आपका क्लेई और वाटर रिटेंटिव सॉइल में आपका उगता है, ठीक है। तो क्लेई एंड वाटर रिटेंटिव सॉइल का मतलब ये है हमारा कि भाई जिस सॉइल में आपका जो पानी है वो रह सके, ठीक है, मतलब कि वो आपका वहाँ से बहे ना, ठीक है। तो क्लेई सॉइल में क्या होता है कि भाई यहाँ पे जैसे क्ले है तो ये पानी जो है वो बहेगा नहीं, वो पानी वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। अब देन इसके बाद में ये जो हमारा राइस है ये हमारा मेजरली आपका ह्यूमिड एंड हॉट जो टेम्परेचर होता है हमारा उस वाले क्लाइमेट में आपका उगाया जाता है, ठीक है। देन इसके बाद में आपका जो वीट होता है गेहूँ, ये आपका लोमी सॉइल में होता है, ठीक है। और ये आपका कोल्ड एंड ड्राई टेम्परेचर जो होता है वहाँ पे ये उगाया जाता है आपका, ठीक है। मेज़ जो होता है हमारा ये वेल ड्रेन्ड और फर्टाइल सॉइल में उगाया जाता है, मतलब कि ऐसी सॉइल हमारी जिसमें कि ड्रेनेज प्रॉपर हो और उसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो, और इसको ज़्यादातर आपका जो गर्म इलाके होते हैं वहाँ आपका उगाया जाता है, ठीक है। चिकपी यानी कि जो हमारा चना होता है ये सैंडी लोम सॉइल में आपका उगाया जाता है, मतलब कि जिसमें थोड़ा सा आपकी मिट्टी का या बालू की जो आपकी क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इनकी कोल्ड और ड्राई टेम्परेचर में आपका क्लाइमेट में आपका उगाया जाता है। लेंटिल यानी कि जैसे हमारी मसूर की दाल हो गई, तो वो आपकी लोमी सॉइल में होती है। लोमी सॉइल जो होती है आपकी वो मिक्सचर होती है आपकी क्लेई और जो हमारी सैंडी सॉइल है उसका, ठीक है। और ये आपका मॉडरेट टेम्परेचर में उगाया जाता है। आलू को भी आपकी वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए होती है, मतलब कि लोमी सॉइल हो लेकिन उसमें पानी जो है आपका वाटर लॉगिंग ना हो, ठीक है। और ठंडे टेम्परेचर में आपके आलू जो हैं वो ज़्यादा उगाए जाते हैं। देन जो आपके टमाटर होते हैं उनको थोड़ी सी सैंडी लोम सॉइल चाहिए होती है, और इनको आपका गर्म क्लाइमेट्स में उगाया जाता है, ठीक है। फिर आपके शुगर केन हो गए। शुगर केन जो होता है आपका, ये आपका एलुवियल या फिर लोमी सॉइल में उगाया जाता है और हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर में इसको उगाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में ज़्यादा आपका बाजरा, रागी, ज्वार जो ये सब चीज़ें होती हैं ये उगाते हैं, ठीक है। और जो इसकी सॉइल टाइप है ये आपकी ड्राई और पुअर सॉइल में भी आपकी उग जाती है। ये थोड़ा गर्म टेम्परेचर में भी आराम से उग जाता है, अगर इन्हें पानी ज़्यादा ना मिले तो भी उग जाता है, ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उत्तराखंड में भी आपके ज़्यादातर बाजरा, रागी, ज्वार ये सब कुछ उगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पानी आपका बहुत ज़्यादा रेडिली पहाड़ों पे अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है अब हमारी कि हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप्स क्या होती है, ठीक है। भाई क्रॉप जो होती है वो हमारे को खाने के लिए ज़रूरी है, फूड की सिक्योरिटी वहाँ से मिलती है, इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ से होती है, क्योंकि भाई अगर हम ज़्यादा क्रॉप उगा रहे हैं तो हम उसको बेचते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमारे को इकोनॉमिकल बेनिफिट होता है। इंडस्ट्रियल यूज़ होता है, जैसे कि जो हमारा शुगर केन है उससे हमारे को शुगर मिलती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी जितने हमारे ये जो क्रॉप्स वगैरह होते हैं इसकी वहाँ पे भी यूज़ होता है, जैसे आपका जूट वगैरह हो गया, आपका कॉटन हो गया, ये सब आपकी क्रॉप्स के अंडर ही आती हैं, ठीक है। एंड देन अल्कोहल बनने के लिए भी आपका ये यूज़ होता है, ठीक है। देन फॉडर एंड फीड की तरह, यानी कि जो हमारे पशुओं का चारा होता है उसकी तरह भी आपकी जो क्रॉप्स हैं वो यूज़ करी जाती हैं, ठीक है। देन अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की, तो यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन है हमारी ये इस चीज़ के हिसाब से है कि भाई कौन सा क्रॉप हमारा किस टाइप से यूज़ होता है, ठीक है। सीरियल क्रॉप्स हमारी होती हैं जो कि सीरियल की तरह यूज़ होती हैं, जैसे कि आपके राइस हो गया, वीट हो गया, मेज़ हो गया, ठीक है। देन पल्स क्रॉप्स यानी कि जो हमारी दालों की तरह यूज़ होती हैं, जैसे हमारे चिकपी हो गए और हमारे लेंटल्स हो गए, ठीक है। ट्यूबर क्रॉप्स यानी कि जो कि ट्यूबर के फॉर्म में, मतलब कि जैसे आलू तुमने देखा होगा कि वैसे ट्यूबर होता है आलू, ठीक है। और जो तुम्हारे क्या बोलते हैं टर्निप वगैरह होते हैं वो सब भी हमारे ट्यूबर क्रॉप्स ही होते हैं। तो पोटैटो जो होता है ये एक ट्यूबर क्रॉप है। वेजिटेबल क्रॉप्स यानी कि जो वेजिटेबल की तरह हमारे यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि हमारा टमाटर हो गया जो कि हमारी सब्जियां होती हैं, ठीक है। देन इसके बाद में हमारे कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं, मतलब कि जिनको हम व्यापार के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे हमारा शुगर केन, ठीक है। देन इसके बाद में हमारे मिलेट्स आते हैं। मिलेट्स यानी कि हमारा मोटा अनाज जो होता है, ठीक है, जो रागी, बाजरा, ज्वार जो कि कॉमनली उत्तराखंड में आपके ग्रो होते हैं, इसको हम आपका मिलेट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और भी क्लासिफिकेशन होती है जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उसकी, जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, विच इज़ योर राबी क्रॉप्स, योर खारिफ क्रॉप्स एंड योर ज़ैद क्रॉप्स, ठीक है। तो जो राबी क्रॉप्स हमारे होते हैं ये हमारे विंटर में उगाए जाते हैं, ठीक है। मतलब कि जो हमारा ठंडा सीज़न होता है, विंटर का सीज़न होता है, उसमें ये उगाए जाते हैं और हार्वेस्ट इनको स्प्रिंग में करा जाता है, ठीक है।
इसका एग्जाम्पल हमारा होता है जैसे हमारे वीट हो गया, बार्ले हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे राबी क्रॉप्स में आते हैं। देन आपके खारिफ क्रॉप्स होते हैं। खारिफ क्रॉप्स हमारे वो क्रॉप्स होते हैं जिनको आपका मॉनसून में या फिर आपके रेनी सीजन में उगाया जाता है एंड देन काटा इनको जाता है आपका ऑटम में, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया जैसे हमारा राइस वगैरह हो गया, ठीक है, राइस हो गया, मेज़ हो गया, कॉटन हो गया, ये सारी हमारी खारिफ क्रॉप्स होती हैं। देन हमारे जेड क्रॉप्स होते हैं। जेड क्रॉप्स हमारे उस समय पे उगाए जाते हैं जो एक छोटा सा सीज़न होता है बिटवीन राबी एंड खारिफ क्रॉप के, इन दोनों के बीच में जो छोटा सा हमारा टाइम बचता है उस समय पे हमारे जेड क्रॉप्स उगाए जाते हैं। जैसे कि आपका वाटरमेलन हो गया, कुकम्बर हो गया, आपका पम्पकिन हो गया, ठीक है। ये हमारे क्लासिफिकेशन है, ठीक। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में। हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है कि भाई हमारी जो क्रॉप्स होती हैं उसमें मेजर डिजीज़ क्या क्या होती है और उनके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ब्लास्ट डिजीज़ होती है। ब्लास्ट डिजीज़ आपकी राइस में होती है और ये पैथोजन यानी कि इसका जो फंगस है, यहाँ पे हमने पैथोजन भी लिख रखे हैं कि भाई किसकी वजह से हो रही है, वो तो फंगस की वजह से होती है, ठीक है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम रेजिस्टेंट वैरायटी को यूज़ कर सकते हैं या फिर हम फंगीसाइड्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन आपकी रस्ट डिजीज़ होती है जो कि आपकी वीट में होती है, ये भी आपकी फंगस की वजह से होती है और पुसीनिया नाम का फंगस होता है जो कि आपको इसको कॉज करता है और फंगीसाइडल स्प्रेज इसके लिए हमारे डाले जाते हैं। देन विल्ट नाम की जो डिजीज़ होती है ये हमारे चिकपीज़ में होती है यानी कि हमारे छोलों में होती है और ये भी आपकी फंगस की वजह से होती है। फ्यूसीरियम करके आपकी एक जो फंगस होती है वो इसको कॉज करती है। क्रॉप रोटेशन से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉप रोटेशन हमने अभी पीछे पढ़ा था, मतलब कि एक सीज़न में एक क्रॉप उगाया फिर दूसरा क्रॉप उगाया, लाइक दैट, ठीक है। लीफ कर्ल जो होता है ये हमारा टमाटोज में होता है और ये वायरस की वजह से होता है। इस वायरस का नाम होता है आपका वाइट फ्लाई, ठीक है। और इंसेक्टिसाइड डालने से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। देन हमारी स्मूथ डिजीज़ होती है जो कि आपकी मेज़ में होती है। मेज़ यानी कि जो आपके मक्के में होती है, ठीक है, फंगस की वजह से होती है ये डिजीज़। और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो फील्ड है उसको थोड़ा सा सलाइन बना सकते हैं, मतलब कि उसमें हम थोड़ा सा अपने जो हमारे पानी का क्वांटिटी है वो हम थोड़ी ज़्यादा डाल के थोड़ा सा उसमें हम नमक वगैरह का यूज़ करके थोड़ा सा उसकी सैलिनेशन इंक्रीज़ करके हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में आती है आपकी रेड रॉट। रेड रॉट जो होती है ये हमारी शुगर केन्स में होती है और ये भी हमारी फंगस की वजह से होती है, ठीक है। इसके लिए हम जो रेजिस्टेंट वैरायटीज़ होती है, मतलब कि शुगर केन की ऐसी वैरायटीज़ जिसमें हमारा रेड रॉट ना हो, जो कि हमने मॉडिफाई कर रखी है, जेनेटिकली मॉडिफाई कर रखी है, उन वैरायटीज़ को अगर हम यूज़ करेंगे तो नहीं होगा। देन हमारे मोज़ैक होता है। मोज़ैक वायरस जो होता है आपका, ये बहुत सारी क्रॉप्स को आपके इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। एंड ये आपका यहाँ पे तो मतलब वैसे ही एफाइड जो है ये इसका वेक्टर होता है, लेकिन मोज़ैक वायरस होता है, इसका नाम ही मोज़ैक वायरस होता है। टोमेटो मोज़ैक वायरस, येलो मोज़ैक वायरस, ऐसे करके होता है, ठीक है। और जो जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को हटाने के बाद ही ये आपका ठीक होता है। देन आपकी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज़ होती है, इसके नाम में ही बैक्टीरिया है, ठीक है। एक और आपकी ब्लाइट डिजीज़ होती है जो कि वायरस की वजह से होती है, ठीक है। ये आपकी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज़ है जो कि आपकी राइस में होती है और अगर हम इसमें कॉपर बेस्ड स्प्रेज डालें तो ये आपकी उससे ठीक हो सकती है, ठीक है, प्रिवेंट हो सकती है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आपका जर्नल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की ओर, कि भाई प्लांट्स को हमारे कौन से न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। तो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को कौन से चाहिए, एक बार इसके बारे में बात करते हैं। तो जो नाइट्रोजन होता है वो लीव ग्रोथ और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फॉस्फोरस जो होता है आपका वो रूट डेवलपमेंट और एनर्जी ट्रांसफर के लिए ज़रूरी होता है। पोटेशियम जो होता है आपका ये आपका फ्लावरिंग और डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। कैल्शियम जो होता है आपका ये सेल वॉल को स्ट्रेंथ देने के लिए यूज़ होता है। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल और कंपोनेंट जो क्लोरोफिल के कंपोनेंट्स होते हैं और क्लोरोफिल होता है उसमें ये आपको बहुत ज़रूरी होता है, ये मेजर कंपोनेंट होता है क्लोरोफिल का। सल्फ़र जो होता है आपका वो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि जो आपको कम रूप में चाहिए हो, जो तत्व हमारे को सूक्ष्म रूप में चाहिए वो होते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। देन इसके बाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है आपका आयरन, जो कि आपका क्लोरोफिल की सिंथेसिस में आपका हेल्प करता है। जिंक जो होता है ये आपका ग्रोथ हार्मोन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। कॉपर जो होता है ये एंजाइम की एक्टिविटीज़ जैसे कि अमाइलेज वगैरह हो गए, उन एंजाइम की एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, ठीक है। मैग्नीशियम जो होता है आपका ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। बोरोन जो होता है हमारा वो सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी है। मॉलिब्डेनम जो होता है आपका, इससे आपका नाइट्रोजन का जो मेटाबॉलिज्म है वो आपका बढ़िया हो जाता है। ये जो नाइट्रोजन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ना, जिससे हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, हमारा लीफ की ग्रोथ हो रही है, तो उसको मेटाबोलाइज करने के लिए आपका मोलिब्डेनम की ज़रूरत होती है, ठीक है। जो क्लोरीन है हमारा वो ऑस्मोटिक प्रेशर को आपके आयनिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है।
ठीक है। नेक्स्ट, अब डेफिशिएंसी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर आपकी जो लीफ है वो येलो हो रही है तो उसका मतलब है कि आपके में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। अगर आपकी इंट्रावीनल क्लोरोसिस हो रही है, मतलब कि जो ये मेरी लीफ थी, ठीक है, इसमें ये जो होती हैं ये वेन्स होती हैं, ठीक है। तो अगर मेरी वेन्स जो हैं ये तो ग्रीन है, लेकिन इन वेन्स के बीच बीच में मेरा येलो येलोपन आता जा रहा है, तो यानी कि मेरा इंट्रावीनल क्लोरोसिस हो रहा है और ये मेरा आयरन की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। अगर मेरे प्लांट की जो है ग्रोथ ही नहीं हो रही है, ग्रोथ रुक गई, तो यानी कि उसमें जिंक की कमी है। और अगर लीफ जो है मेरी, इसके यहाँ साइड में ऐसे बर्न्स जैसे अपेयर होने लग गए, मार्जिनल बर्न्स इसमें अपेयर होने लग गए, तो इसमें पोटेशियम की कमी है। अब हम टॉक्सिसिटी की अगर बात करें तो टॉक्सिसिटी हमारी कैसे होती है। टॉक्सिसिटी हमारी न्यूट्रिशन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जो हमारे को नाइट्रोजन था, हमारा आयरन था, जिंक था, जो भी हमारे एसेंशियल कंपोनेंट्स थे, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो आपके टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसके आपके सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपका जो प्लांट है उसमें आपका न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस होने लग जाएगा, ठीक है, और बाकी न्यूट्रिएंट्स जो है उनमें विशन आने लग जाएगा, वो आपके सही से काम नहीं करेंगे, या तो आपकी जो पत्तियां हैं वो ऐसे फोल्ड होने लग जाएंगी, विदर होने लग जाएंगी, गिरने लग जाएंगी, ठीक है। तो वो आपके टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। तो जो हमारा कार्बन साइकिल है, आपकी कार्बन साइकिल आपकी कैसे चलती है कि आपका जो CO2 है वो आपके प्लांट्स टेकअप करते हैं, फिर वहाँ से फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस के बाद आपका रेस्पिरेशन होती है, जिससे कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस से आपका एटमॉस्फेयर में चला जाता है। जैसे ये मेरा एक प्लांट है, ठीक है, अब इसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया एटमॉस्फेयर से, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुई, इसने मेरा जो ऑक्सीजन है इसको इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, पर ये जो CO2 लिया था ये इसको एब्जॉर्ब तो नहीं करता। अब इसने जब बाद में रेस्पिरेशन करी तो थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड इसने कि वापस से एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, फिर इसने वापस से इसको टेकअप करा, ऑक्सीजन बनाया, फिर रेस्पिरेशन से वापस छोड़ दिया। तो ऐसे करके जो है मेरी कार्बन साइकिल जो है ये मेरी चलती रहती है, ठीक है। देन जो हमारी नाइट्रोजन साइकिल होती है, इसके हमारे 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का, कि भाई जो हमारे बैक्टीरियाज हैं या जो हमारी लाइटनिंग होती है उसके थ्रू हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। फिर उसका नाइट्रिफिकेशन होता है, ठीक है। देन उसका एसिमिलेशन होता है, फिर उसका अमोनिफिकेशन होता है, मतलब कि उससे हमारा अमोनिया बनता है। देन उसका फिर से डीनाइट्रिफिकेशन होता है, ताकि वो वापस से जाके एटमॉस्फेयर में आपका N2 की फॉर्म में आपका मिल जाए, ठीक है। तो ये होता है आपका डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक। इससे हमारा जो है नाइट्रोजन साइकिल भी पूरी की पूरी आपकी चलती रहती है, ठीक है। अब आता है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि भाई हमारा ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन था ये होता क्या है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है हमारा ये 3 टाइप से होता है। एक आपकी बायोलॉजिकल फिक्सेशन होती है, एक हमारी इंडस्ट्रियल फिक्सेशन होती है, और एक हमारी सिम्बायोटिक फिक्सेशन होती है। मतलब कि जैसे बायोलॉजिकल फिक्सेशन तो ऐसा होता है कि जो हमारे राइजोम्स होते हैं, राइजोबियम जो हमारा बैक्टीरिया होता है, या हमारा जो एस्ट्रोबैक्टर होता है, ये हमारे प्लांट्स के रूट्स में पाए जाते हैं, और ये आपके फ्रीली भी रहते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रूट्स में ही रहेंगे आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स के, ये आपके नॉर्मली भी नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली भी पाए जाते हैं। तो ये आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, जो आपके इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को आपकी सॉइल में फिक्स कर देते हैं, ठीक है। दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या होता है आपका, ऐसे नाइट्रोजन को फिक्स करने का, हेबर्स प्रोसेस, जिसके थ्रू आपकी जो नाइट्रोजन है वो बनती है, ठीक है। देन इसके बाद में सिम्बायोटिक रिलेशन आपका क्या होता है कि ये जो हमारे राइजोबियम है या एस्ट्रोबैक्टर है, ये आपके ना प्लांट की जो रूट्स होती हैं, इसके रूट्स की नोड्यूल्स में रहते हैं, और ये प्लांट को बोलते हैं कि भाई हम तेरे नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, तू हमारे को खाना दे, ठीक है। तो ये आपका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जिससे कि दोनों को फ़ायदा हो रहा है, आपका जो बैक्टीरिया है उसको भी फ़ायदा हो रहा है और जो प्लांट है उसको भी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की ओर, कि भाई कौन से ऐसे हमारे PGRs हैं, यानी कि प्लांट ग्रोथ के रेगुलेटर्स हैं, जो कि हमारे को चाहिए रहते हैं, ठीक है। तो ये हार्मोन्स होते हैं आपको, जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ कितनी होगी, कैसी होगी, क्या होगी, उसको मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिन्स जो होते हैं ये आपके सेल इलोंगेशन के लिए और आपका एपिकल डोमिनेंस के लिए काम करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो हमारा सेल है, जो हमारा पौधा है, उसको ऐसे बढ़ाने का ये ऊपर काम करते हैं। शूट की टिप्स पे ये मेजरली आपके काम करते हैं, क्योंकि वहीं से जो पौधा है उसकी हाइट आगे ऊपर लंबी होती है, ठीक है।
देन जो हमारे गिबरलिन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्टेम इलोंगेशन में और सीड के जर्मिनेशन में काम आते हैं। ये डोरमेंसी तोड़ने के भी काम आते हैं सीड की, ठीक है। तो इनका सोर्स क्या होता है, ये मेजरली जो हमारा एम्ब्रियो होता है आपके प्लांट का, ये वहाँ पे आपके पाए जाते हैं, ठीक है। और वहीं से फिर ये आपके जब हमारा प्यूमूल जो होता है वो शूट में कन्वर्ट होता है, तो उस समय पे ये स्टेम को इलोंगेट करने के यानी लंबा करने के आपके काम पे आते हैं, ठीक है। देन आपके जो साइटोकाइनिन्स होते हैं, साइटोकाइनिन्स हमारे सेल डिवीजन और एजिंग को डिले करते हैं। जो कि हमारा प्लांट है उसको ये बूढ़ा होने में टाइम लगवाते हैं, मतलब डिले करते हैं उसकी एजिंग को, ठीक है। और सेल डिवीजन में भी ये हेल्प करते हैं। ये हमारी रूट के टिप्स पे होते हैं, इसीलिए जो हमारी रूट्स होती है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती हैं, ठीक है। शूट से ज़्यादा आपकी रूट जो होती है वो ग्रो करती है प्लांट की, ठीक है। देन हमारे एब्सिसिक एसिड होते हैं। एब्सिसिक एसिड जो होता है हमारा ABA, ये आपका डोरमेंसी के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है और ये स्ट्रेस की टॉलरेंस जो होती है उसको भी बना के रखता है, मतलब कि तनाव कितना सह पाएगा हमारा प्लांट उसके लिए भी, ठीक है। और ये मेजरली आपके लीव्स में पाए जाते हैं, ठीक है। लीव्स में, सीड्स में भी होते हैं, तभी सीड्स में डोरमेंसी होती है अगर ये ज़्यादा हो जाएगा सीड में, ठीक है। देन हमारा इथिलीन होता है। इथिलीन जो होता है ये फ्रूट की राइपनिंग के लिए काम करता है, लीव के एब्सेशन में या फिर जो फ्रूट का एब्सेशन है उसमें काम करता है, और ये आपका एजिंग भी आपकी करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो हमारा फ्रूट होता है उसको पकाने का काम करता है। देन जो फ्रूट पकने के बाद गिर जाता है पेड़ से, उस पर भी ये काम करता है। लीव जो हरी से पीली होने के बाद में गिरती है प्लांट से, बूढ़ी होने के बाद उस पर ये काम करता है। और साथ ही साथ हमारे जो प्लांट की एजिंग होती है, मतलब उसका जो वृद्धि होती है, उसका जो बुढ़ापा आ रहा होता है, उस पर भी ये काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं फोटो पीरियोडिज्म की ओर, जो कि आपका प्रकाश अवधि पर कथा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है आपका कि ये आपके प्लांट का रिस्पॉन्स होता है, जो हमारी सूरज की रोशनी होती है, जो हमारी डे की लाइट होती है, उसके प्रति हमारा जो हमारे प्लांट का जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है, ठीक है। तो कुछ हमारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको लॉन्ग डेज चाहिए होते हैं फ्लावरिंग के लिए, मतलब कि अपने फूल को इंड्यूस करने के लिए, फूल उगाने के लिए, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें शॉर्ट डे चाहिए होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, उन्हें मतलब नहीं है कि भाई मेरे को ज़्यादा रोशनी मिल रही है, कम रोशनी मिल रही है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हमारे शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं हमारे राइस, मतलब कि उनको आपका जो डे लाइट है वो थोड़ी कम चाहिए होती है। लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं हमारे जैसे कि वीट हो गया, जिनको आपके दिन की रोशनी ज़्यादा चाहिए होती है। डे न्यूट्रल प्लांट्स हमारे होते हैं जैसे कि टमाटर, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई दिन लंबा हो रहा है, छोटा हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। देन आता है हमारा वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन यानी कि जो हम शीतलन प्रयोग करते हैं वो हमारा वर्नलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है कि फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए प्लांट को एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे एक्सपोज करा जाता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में उसमें जो फ्लावरिंग है वो इंड्यूस हो जाती है, मतलब कि उसको बहुत कम तापमान में रखा जाता है ताकि उसके फूल जो है वो खिलना चालू कर दें, ठीक है। कॉमनली ये चीज़ हमारे वीट में, बार्ले में और मस्टर्ड में करी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा, सॉरी ये फिर से रिपीट हो गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा लाइफ स्टॉक्स, ठीक है। यह हमारा आज का लास्ट टॉपिक है आपके करंट अफेयर से पहले, ठीक है। तो लाइफ स्टॉक्स जो है हमारा, अब इसमें क्या होता है हमारा, सबसे पहले हमारी एनिमल हस्बेंड्री होती है, ठीक है, यानी कि हमारा पशुपालन। तो एनिमल हस्बेंड्री हमारी क्या होती है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है हमारे फार्म के एनिमल्स का, लाइक जो हमारी काउज हो गई, बफेलो हो गए, गोट हो गए, मतलब जो भी एनिमल हमारे फार्म पे रखे जाते हैं उनका किस तरह से रख रखाव करना चाहिए, उनका किस तरह से पालन करना चाहिए, ये हमारा एनिमल हस्बेंड्री होता है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि यहाँ से हमारे को दूध मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट मिलती है, लेदर मिलता है, वुल मिलता है, मतलब कि हमारे को चमड़ा मिल रहा है, ऊन मिल रही है, ठीक है। रूरल इकॉनमी यानी कि जो लोग आपके गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनकी भी इकॉनमी को ये सपोर्ट करता है। और ये आपका एग्रीकल्चर के साथ में हैंड इन हैंड चलता है, एग्रीकल्चर के साथ में आपका इंटीग्रेटेड वे में चलता है, ठीक है। देन होता है हमारा पोल्ट्री यानी कि हमारा मुर्गा पालन। तो इसमें क्या होता है आपका कि जैसे हेंस हो गई, डक हो गई, जो भी आपकी एग और मीट के लिए हमारी चिड़ियाँ यूज़ होती हैं, बर्ड्स यूज़ होती हैं, वो हमारा पोल्ट्री में आती है, ठीक है। अब इसमें हमारे दो टाइप के आपकी मुर्गी या फिर डक्स होती है वो रखी जाती हैं। एक होती है आपकी लेयर्स जो आपके अंडे देती हैं, और दूसरी होती है बॉयलर्स जो कि आपके सिर्फ मीट प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। तो मेजरली जो आपके मेल हेंस या मेल डक्स होते हैं उनको बॉयलर्स बोलते हैं, वो आपके मीट पालन के लिए यूज़ होते हैं क्योंकि वो अंडे नहीं देते, ठीक है। इसमें कॉमनली हमारी वाइट लेग हॉर्न यूज़ करी जाती है और रोड आइलैंड रेड जो है वो यूज़ करी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पिगरी। पिगरी यानी कि रेयरिंग ऑफ पिग्स फॉर मीट, मतलब कि जो पिग्स है उनका पालन करा जा रहा है, उनका पोषण करा जा रहा है ताकि उनसे हमारे को मीट मिल सके, उस मीट को हम पोक कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई ये जो मीट होती है
इसमें आपका मीट का रेशो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो पिग होता है उसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है, तो वहाँ से आपको मीट जो बहुत ज़्यादा मिलती है। और इसके लिए आपको स्पेस भी बहुत कम चाहिए होता है। छोटे से स्पेस में आपके जो पिग्स हैं उनको आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपके जो लैंड्रेस है वो आपका एक ब्रीड यूज़ होती है, एक आपकी लार्ज वाइट यॉर्कशायर जो होती है ये भी आपकी ब्रीड यूज़ होती है, ठीक है। देन आता है आपका एपीकल्चर। एपी का मतलब होता है आपका बीज, ठीक है। तो जो एपीकल्चर होता है आपका, ये हनी बीज का आपका रख रखाव होता है, जिसके थ्रू हमारे को हनी मिलता है, वैक्स मिलता है, और पॉलिनेशन के लिए भी ये जो हनी बीज होती हैं बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। इसमें आपकी रॉक बी जो होती है वो यूज़ करी जाती है, इंडियन बी आपकी यूज़ करी जाती है, और इटालियन बी जो है ये भी आपकी यूज़ करी जाती है, ठीक है। और प्रोडक्ट हमें यहाँ से क्या क्या मिलता है, हमारे को सॉरी और प्रोडक्ट हमारे को यहाँ से क्या क्या मिलता है, हमारे को यहाँ से हनी मिल रहा है, वैक्स मिल रहा है, ठीक है, पोलन्स मिल रहे हैं हमारे को, ये सब चीज़ें यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट होता है हमारा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर यानी कि आपका रेशम का पालन, मतलब कि जो हमारे रेयरिंग होती है, यानी कि आपका रख रखाव होता है। रेयरिंग का मतलब है रख रखाव, ठीक है, पालन पोषण। तो हमारे जो सिल्क वर्म्स होते हैं उनका रख रखाव पालन पोषण करा जाता है, ताकि वहाँ से हमें सिल्क मिले, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है कि आपका होस्ट प्लांट होता है मलबेरी, यानी कि शहतूत, ठीक है। तो जो शहतूत का प्लांट होता है उसमें क्या होता है आपका कि सबसे पहले जो आपके लार्वाज होते हैं, आपका जो एग होता है पहले वो कन्वर्ट होके लार्वा में कन्वर्ट होता है। ये जो लार्वा होता है आपका, ये मलबेरी पे आपका फीड करता है, खाता है, एंड देन अपने आसपास ये ककून बनाता है, ठीक है। फिर जब वो ककून होता है तो इसी ककून से हमारे को सिल्क मिलता है। फिर वो अडल्ट होता है, अडल्ट होने के बाद वो फिर से अंडे देगा, और फिर उससे लार्वा बनेंगे, और फिर वहाँ से ककून बनेगा, ठीक है। आपका बॉम्बेक्सी मोरी जो है ये आपके स्पीशीज़ इसमें यूज़ होती है सिल्क वर्म की, और इंडिया जो है आपका सेकेंड लार्जर प्रोड्यूसर है सिल्क का, ठीक है। देन आती है आपकी फिशरी, यानी कि जो आपकी मच्छियों का पालन होता है वो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी मच्छियाँ होती हैं उनको आपका कल्टीवेट करा जाता है, मतलब कि उनको आपका रख रखाव करा जाता है, पालन करा जाता है, ताकि उन मच्छियों को एज खाना यूज़ करा जा सके। और इनका जो रख रखाव होता है आपका वो आपका पॉन्ड्स में, रिवर्स में और टैंक्स में करा जाता है, ठीक है। अब हमारी जो है दो टाइप की हमारी इसमें आपकी मेजरली फिशरी की टाइप होती है, यानी कि आपके जो मच्छी पालन है उसकी दो टाइप होती है आपकी, एक होता है इनलैंड फिशरी, एक होती है मराइन फिशरी, ठीक है। इनलैंड यानी कि जो पॉन्ड्स में, लेक्स में आप कर रहे हो वो एक मराइन फिशरी होती है, जो कि आपकी ओशंस में, खुले ओशंस में करी जाती है, ठीक है। एक इसमें आपकी आर्टिफिशियल भी होती है, जिसमें आपके कॉन्क्रीट के पॉन्ड्स या टैंक्स बनाए जाते हैं, और वहाँ पे आपकी जो मछलियाँ हैं उनको रखा जाता है, ठीक है। कॉमनली आपकी जो रोहू है, आपकी काटला है, ये सारी की सारी आपकी इनलैंड में, मृगल है, ये आपकी इनलैंड में करी जाती है, यानी कि पॉन्ड्स और लेक्स में इनको बनाया जाता है, इनको रख रखाव करा जाता है, इनका पालन करा जाता है, ठीक है। और जो आपकी टूना है, सार्डीन्स है, ये सारी की सारी आपकी मराइन यानी कि ओशन में करी जाती है, क्योंकि नमकीन पानी में रहने वाली फिशेज हैं आपकी, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट है, एक तो हाई प्रोटीन डाइट मिलती है, देन आपका ये इनकम जो एक्सपोर्ट, क्योंकि ये सारी मछलियाँ आपके एक्सपोर्ट भी होती हैं, तो इसलिए जो एक्सपोर्ट से इनकम आ रही है वो भी जनरेट हो रही है, और यहाँ से आपका एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, क्योंकि इन सब कामों को करने के लिए आपको कोई ना कोई लोग भी रखने होंगे, तो वहाँ से आपका एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। जब बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि भाई हमने काफ़ी सारी रिकॉर्डेड आउटपुट, यानी कि हमने पहले से ज़्यादा इस बार क्रॉप का जो आउटपुट है उसको हमने अचीव करा है, ठीक है। वीट के मामले में हमने 117.5 मिलियन मेट्रिक टन MMT हमने रिकॉर्ड करा है, और राइस जो था आपका 149 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो आपका प्रोडक्शन 2024 से 2025 तक आपका रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। और इससे क्या हुआ है कि जो हमारी खुद की फूड की सिक्योरिटी है वो भी हमारी कहीं ना कहीं सेव हुई है, और साथ ही में हम लोगों ने जो एक्सपोर्ट था उसको भी हमने इंक्रीज़ करा है, ठीक है। पैडी एरिया जो था वो हमने अप करा है बाई 13%। पैडी एरिया यानी कि जहाँ पे आपके राइस वगैरह ग्रो करे जाते हैं उसे आपका पैडी फील्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो खारिफ शोइंग के एरियाज़ हैं, जो खारिफ क्रॉप्स के शोइंग के एरियाज़ हैं, उनको इंक्रीज़ करा गया बाई 13%, ठीक है। ये आपके जून 13 के डेटा के हिसाब से है, ठीक है। और अब हमने क्या करा है कि नैनो यूरिया एंड जो पेस्टिसाइड्स है उसको डालने के लिए आपके ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। यूपी में क्या कर रहे हैं कि जो ड्रोन्स हैं आपके वो नैनो यूरिया को आपके स्प्रे कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स को आपके स्प्रे कर रहे हैं, जिससे कि आपके लेबर की जो कॉस्ट है वो भी थोड़ी सी बचे, और प्रिसाइज एप्लीकेशन हो आपकी, और हमारा जो सॉइल पोल्यूशन है वो भी थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। देन हमारा जो मिलेट का रिवाइवल है कर्नाटका में, ये भी आपका करा गया है इस बार कर्नाटका में।
अराउंड 3000 हमारे जो फार्मर्स थे, ठीक है, वो फिर से आपके जो ऐसे ड्रॉट सिकनिंग इलाके थे जहाँ पे भाई ड्रॉट बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो उन लोगों ने इसकी वजह से वहाँ पे मिलेट पे आपका स्विच कर दिया है और अब वो मिलेट भी उगा रहे हैं फिर से, ठीक है। इंडिया और यूक्रेन के साथ का एक एग्रीकल्चर का आपका कोलैबोरेशन हुआ है जून 18 में। इंडिया और यूक्रेन ने आपका एक फर्स्ट जॉइंट हमारा वर्किंग ग्रुप बनाया ऑन एग्रीकल्चर, जिसका मेन फोकस है कि भाई सीड्स और आपके जो मैकेनिज़्म है आपके, और जो फिशरीज़ वगैरह है और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ है, इसके बारे में वो लोग फोकस करेंगे और इसको इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सीड सेक्टर में हमारा क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो 13 मिलियन फार्मर्स के इनपुट के बाद में अब जो गवर्नमेंट है वो आपका जो सीड का एक्ट है और हमारा जो इंसेक्टिसाइड्स का एक्ट है उसको थोड़ा सा अमेंड करने वाली है, ठीक है, उसको थोड़ा सा चेंज करने वाली है, जिससे कि जो सीड्स हैं उनको ईजिली ट्रेस करा जा सके। और अगर कोई सीड ऐसे बेचे जा रहे हैं जिनकी डॉर्मेंसी बहुत ज़्यादा है, या जो सीड ख़राब है, वो कीड़े लगे हुए सीड्स हैं, वहाँ से आपके क्रॉप नहीं अच्छे उग रहे हैं, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी ली जा सके, ठीक है। देन इसके बाद में सीड इनोवेशन सेंटर जो है आपका गुजरात में, ये भी इस्टेब्लिश करा गया है, ताकि आपके जो बीज हैं उनको आपके और ज़्यादा इनोवेटिव तरह से उसमें ज़्यादा आपके R&D हो, उसमें एडवांसमेंट आए और हम ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड्स और पेस्ट रेजिस्टेंट सीड्स जो है, ऐसी वैरायटीज़ आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जेनेटिकली मॉडिफाई करके या फिर हाइब्रिड्स बनाकर ला पाए, ठीक है। उत्तराखंड में आपके सीड्स का जो है R&D वो भी अपडेट करा गया है, ठीक है। साथ ही हमने ग्लोबल लेवल पे भी आपका यूके के साथ में मिलकर जो सीड है उसकी R&D को अपडेट करा गया है, ठीक है, मेजरली फॉर प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड्स फॉर बार्ली एंड वीट, ठीक है। देन इसके बाद में अब जो प्लांट और न्यूट्रिशन का सेक्टर है, यानी प्लांट के न्यूट्रिशन का और ग्रोइंग टेक्नोलॉजी का है, इसमें भी काफ़ी एडवांसमेंट्स हुए हैं। एक आपके जो नैनो फर्टिलाइजर्स का अपटेक है, ये हमारा इंक्रीज़ करा है। जो नैनो फर्टिलाइज़र है, जैसे नैनो यूरिया हो गया आपका, नैनो DAP हो गया, इसकी जो हमारी सेल है उस पर राइज़ हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा फार्मर्स जो हैं अभी वो थोड़े इसको लेके कॉशियस है, लेकिन फिर भी इसकी जो सेल है उसमें इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर 4.0 जो है ये भी अब आपका लॉन्च हो गया है। इसके अंतर्गत क्या है कि जो AI की टेक्नोलॉजीज़ हैं और आपके सॉइल सेंसर्स हैं, ड्रोन्स को यूज़ करा जा रहा है, ताकि हम ये मैनेज कर पाएँ कि जो हमारी सॉइल है, जो हमारे रिसोर्सेज है, उसमें हमारा कितना न्यूट्रिशन है और उनको मैनेज करा जा पाए अच्छे से, ठीक है। देन आपका रीजनरेटिव एग्रीकल्चर जो है, इसके थ्रू भी इसको भी थोड़ा सा पुश करा जा रहा है। मतलब कि इंडिया जो है अब अपने फार्मर्स को ये बोल रही है कि आप रीजनरेटिव टेक्निक्स को यूज़ करो, ठीक है। जैसे आपके जो सॉइल में सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स है उनका यूज़ कम करो, ठीक है। उसकी जगह पे आप जो हमारे नॉर्मल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे आपके ग्रीन मैनर हो गया, ठीक है, या फिर आपका फार्म यार्ड मैनर हो गया, उनको आप ज़्यादा यूज़ करो और अपने जो इकोसिस्टम है उसको वापस से रीस्टोर करो, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है हमारा जो लाइफ स्टॉक और जो हमारे अलाइड सेक्टर्स हैं, इनमें आपका क्या एडवांसमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो हमारी पॉलिसीज़ हैं ये थोड़ी सी बूस्ट करी जा रही है, इनको थोड़ा सा चेंज करा जा रहा है, जिससे कि जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके ऊपर आपका जो कंट्रोल है वो थोड़ा ज़्यादा आ पाए। जो डेयरी की चीज़ें होती हैं, आपकी जो डेयरी है उस पर भी आपका थोड़ा सा स्टेबिलिटी आए और उसके ऊपर आपकी जो मॉनिटरिंग है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। देन हमारी AI जो है वो भी हमारे फार्म में, और AI का जो यूज़ है वो आपके लाइफ स्टॉक्स के लिए भी हो रहा है। कि AI ड्रिवन एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म जो है वो आपका लॉन्च करा गया है यूपी में, ठीक है। और असम में भी आपका AI बेस्ड एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को सपोर्ट करने के लिए आपका एक फोरकास्ट का सिस्टम जो है और पेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम जो है वो आपका लॉन्च करा गया है। देन आपका सीड बॉल जो है एरियल सीडिंग प्रोजेक्ट है आपका एक, ये आपका लॉन्च करा गया है। इसमें क्या है कि झारखंड के जो कोहन डिवीज़न है यहाँ पे आपके ड्रोन से आपके जो सीड्स हैं उनकी बॉल्स को डाला गया है, ताकि क्या करे, 5 लाख जो आपके सीड्स की बॉल हैं वो आपकी डाली गई हैं फॉर मल्टीपल फ्रूट के जो आपके सीड्स हैं उनके लिए, जैसे कि आपके गुआवा हो गया, मैंगो हो गया, बम्बू हो गया, जिससे कि जो फॉरेस्ट कवर है और जो वाइल्ड लाइफ इन आपके हैबिटाट है वो वापस से इंक्रीज़ कर सके, ठीक है। देन अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल की ओर चले, तो यूपी में आपका जो सीड्स एंड डिजीज़ के लिए लेके ड्राइव चल रही है, उसमें क्या है कि यूपी ने आपकी सब्साइड करी है 75% ऑफ सीड
ट्रीटमेंट केमिकल्स को, ठीक है, जिससे कि लोगों को वो आपका कैंपेन चला रहे हैं जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आए कि भाई सीड जो बॉर्न डिजीज़ है हमारी जो जो हमारी क्रॉप्स उगती हैं, अगर सीड में आपका केमिकल का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हो रखा है तो उसकी वजह से जो हमारी क्रॉप्स हैं उनमें भी आपके डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए आपका एक अवेयरनेस कैंपेन, एक ड्राइव जो है आपकी वो लॉन्च करी गई है, ठीक है, यूपी में। देन आपका जो बीटी कॉटन है आपकी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड आपकी इलीगल बीटी कॉटन है उसके स्प्रेड पे भी आपका कंट्रोल करा गया है, ठीक है। इसको बैन कर दिया गया था, लेकिन देन ऑल्सो हर्बिसाइडल टॉलरेंस जो आपके कॉटन के सीड है 15% ऑफ मार्केट को वो आपके कैप्चर करे हुए हैं। तो उस पे भी आपका जो कंट्रोल है वो लगाने के लिए काम चल रहा है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम आपके लिए और वीडियोस ऐसी अच्छी अच्छी लाते रहेंगे जिससे कि आपके सारे के सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते रहें और आपको करंट अफेयर भी अलग से ना पढ़ने पड़े, करंट अफेयर भी आपके हमारे साथ ही कवर होते चले जाएँ।